नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इमरान खान की पार्टी के दर्जनों नेताओं पर गिरफ्तारी की तलवार, आतंकवाद निरोधी अदालत ने जारी किया वारंट। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चीन के जानी दुश्मन को भारत बेचेगा अपना ब्रह्मास्त्र, ड्रैगन की नाक के नीचे होगी तैनाती, बौखलाएंगे जिनपिंग। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि नुपुर शर्मा विवाद के बाद अलकायदा के हमले का खतरा बढ़ा, हाई अलर्ट पर भारत, खुफिया सूत्रों से बड़ी खबर। इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि यूपी में बवाल के बाद एक्शन में सरकार, सीएम योगी की हाई लेवल मीटिंग, अब तक 116 गिरफ्तार। और साथ ही साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि गुजरात को हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात, पीएम मोदी बोले 2 दशक में सर्वाधिक विकास। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान से बड़ी खबर, इमरान खान की पार्टी के दर्जनों नेताओं पर गिरफ्तारी की तलवार, आतंकवाद विरोधी अदालत ने जारी किया वारंट। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। पंजाब प्रांत में एक आतंकवाद विरोधी अदालत ने इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 1 दर्जन नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। बता दें कि ये वारंट पार्टी प्रमुख इमरान खान और पूर्व मंत्री शाह महमूद कुरैशी सहित कई पीटीआई नेताओं द्वारा पिछले महीने पार्टी के लंबे मार्च के दौरान दंगा करने के बाबत आया है। और इस मामले में पूर्व पीएम सहित कई और नेताओं पर भी एफआईआर की गई थी, लेकिन उन्हें बाद में जमानत मिल गई थी। पीटीआई नेताओं पर वारंट जारी होने के बाद पार्टी ने सरकार पर कटाक्ष किया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ट्वीट कर सरकार से कई सवाल पूछे हैं। ट्वीट में कहा गया है कि सरकार ने पाकिस्तान को एक पुलिस राज्य बना दिया है। सरकार ने पहले राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर मुकदमा चलाया और अब 17 पीटीआई नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन के जानी दुश्मन को भारत बेचेगा अपना ब्रह्मास्त्र, ड्रैगन की नाक के नीचे होगा तैनाती और बौखलाएंगे जिनपिंग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चीन के जानी दुश्मन वियतनाम के साथ भारत एक बहुत बड़ा डिफेंस डील करने जा रहा है। वियतनाम अक्सर धमकी देने, ड्रैगन की नाक में दम करने के लिए अपने सोवियत युग के मिसाइल सिस्टम को भारतीय ब्रह्मास्त्र के साथ रिप्लेस करने के लिए काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है। आपको बता दें कि भारत हनोई के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करते हुए अपने रक्षा उद्योग के स्वदेशीकरण को मजबूत करने के दोहरे उद्देश्य के साथ वियतनाम को आकाश मिसाइल दे सकता है। इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि एशिया टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि आकाश मिसाइल डील के पीछे भारत का 2 मकसद है। पहला मकसद चीन को हिमालय से दूर रखने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया में सैन्य संतुलन को झुकाने का प्रयास, और भारत का दूसरा मकसद हथियारों के स्वदेशीकरण को बढ़ाना है, जो मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेची थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नुपुर शर्मा विवाद के बाद अलकायदा के हमले का खतरा बढ़ा, हाई अलर्ट पर भारत, खुफिया सूत्रों से बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद विवादित बयान के बाद अलकायदा ने भारत में आत्मघाती हमले की धमकी दी है। आतंकवादी संगठन की इस धमकी के बाद भारत को हाई अलर्ट पर रखा गया है और इस बात की जानकारी शीर्ष खुफिया सूत्रों ने एक न्यूज़ को दी है। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की नेता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल ने मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी और उनकी इस टिप्पणी के बाद कई मुस्लिम देशों ने इस पर गहरी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसकी आलोचना की थी। दोनों नेताओं की टिप्पणी के बाद अलकायदा ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपमान का बदला लेने के लिए कई शहरों में आत्मघाती बम विस्फोटों की चेतावनी दी थी। अलकायदा की तरफ से 6 जून को एक धमकी भरा पत्र जारी किया गया था। इस पत्र में कहा गया था कि पैगंबर मोहम्मद के सम्मान के लिए हम लड़ेंगे और अपमान का बदला लेने के लिए दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश और गुजरात में आत्मघाती हमले होंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में बवाल के बाद एक्शन में सरकार, सीएम योगी की हाई लेवल मीटिंग, अब तक 116 गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी से निलंबित की जा चुकी नुपुर शर्मा के बयान को लेकर शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद देश के कई शहरों में जमकर बवाल हुआ। यूपी की राजधानी लखनऊ से लेकर कई शहरों में भी हिंसा देखने को मिली है। ऐसे में योगी सरकार एक्शन में आ गई है और अब तक प्रदेश में 116 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। वहीं खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। बैठक में ताज़ा हालात की समीक्षा की गई
कहा जा रहा है कि बैठक में सरकार ने इन असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटने के लिए अधिकारियों को पूरी छूट दे दी है। सरकार का कहना है कि कानून हाथ में लेने वालों को कड़ा सबक सिखाया जाएगा। और इस बीच प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सहारनपुर में 38, हाथरस में 24, अंबेडकर नगर में 23, प्रयागराज में 22, मुरादाबाद में 7 और फिरोजाबाद में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात को हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात, पीएम मोदी बोले 2 दशक में सर्वाधिक विकास। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को विपक्षी कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि जो लोग लंबे समय तक देश की सत्ता में रहे हैं उन्होंने कभी आदिवासी इलाके के विकास में रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि इसके लिए कठिन परिश्रम की जरूरत होती है। मोदी ने कहा कि उन्होंने विकास कार्यों की शुरुआत वोट हासिल करने या चुनाव जीतने के लिए नहीं की है, बल्कि वो लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार चाहते हैं। बीते 8 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए हमारी सरकार ने गरीब को मूलभूत सुविधाएं देने पर, गरीब के कल्याण पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है। गुजरात का गौरव बीते 2 दशकों में हुआ तेज विकास सबका विकास है और इस विकास से पैदा हुई नई आकांक्षा है। जी हाँ दोस्तों, इसी गौरवशाली परंपरा को डबल इंजन की सरकार ईमानदारी से आगे बढ़ा रही है। आदिवासी इलाकों का विकास जरूरी, आदिवासी जहां रहते हैं उन वन क्षेत्रों तक टीकाकरण जैसे अभियानों के पहुंचने में पहले महीनों लग जाते थे, लेकिन अब उन्हें शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ही वहां भी चलाया जाता है। जिन्होंने लंबे समय तक देश पर शासन किया उन्होंने कभी भी आदिवासी क्षेत्रों के विकास में रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि इसके लिए कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अहमदाबाद में पीएम मोदी ने किया इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन, कहा बड़े विचार से ही विजेता बनते हैं। जी हां दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अहमदाबाद में इंडियन नेशनल सेंटर फॉर स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन के मुख्यालय का उद्घाटन किया है और इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इन स्पेस के मुख्यालय का भी निरीक्षण किया। इस दौरान पीएम मोदी ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय के लिए सभी देशवासियों को और वैज्ञानिक समुदाय को बहुत बहुत बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी की आधुनिक भारत की विकास यात्रा में आज एक अद्भुत अध्याय जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि इन स्पेस भारत के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देगा, चाहे वो सरकारी या निजी क्षेत्र में काम कर रहे हों। इन स्पेस सभी के लिए बेहतरीन अवसर पैदा करेगा। इन स्पेस में भारत के अंतरिक्ष उद्योग में क्रांति लाने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि बड़े विचार ही विजेता बनाते हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में सुरक्षा कर इसे सभी प्रतिबंधों से मुक्त करके निजी उद्योग को इन स्पेस के माध्यम से समर्थन देकर देश आज इसे विजेता बनाने के लिए एक अभियान शुरू कर रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पहले दवा बनने में दशकों लग जाते थे, मोदी सरकार ने साल भर में बना ली 2 कोरोना वैक्सीन, जेपी नड्डा का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को गोरखपुर में बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय समेत 7 जिला कार्यालयों का उद्घाटन किया और इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पहले देश में कोई बीमारी होती थी तो दवा विकसित करने में दशकों लग जाते थे, लेकिन मोदी सरकार ने कोरोना महामारी का टीका 1 साल के अंदर उपलब्ध करा दिया। उन्होंने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से इंसेफ्लाइटिस का प्रकोप देखा है और देश में चिकन पॉक्स की दवा आने में 27 साल, बीसीजी वैक्सीन आने में 27 साल लगा और पोलियो की ओरल वैक्सीन आने में 30 साल लगा। टेटनस की दवा आने में 38 साल और मीजल्स की दवा आने में 22 साल लग गए। जापानी इंसेफ्लाइटिस की दवा 1906 में जापान में बन गई थी, भारत में 2006 में आ पाई, 100 साल लगे। ऐसी थी तब की सरकारें। बीजेपी अध्यक्ष ने कोरोना वैक्सीन के बहाने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के प्रयासों से देश को जनवरी 2021 के 1 नहीं 2 वैक्सीन मिल गई, लेकिन ट्रायल के बाद जब वैक्सीन लगवाने का समय आया तो अखिलेश यादव ही थे जिन्होंने कहा कि मोदी जी का वैक्सीन है, ये बीजेपी का टीका है, चुपके खुद लगा लिया और आपको लगाने से रोकते रहे। दोस्तों, जेपी नड्डा ने कहा कि कोरोना वैक्सीन के मामले में पीएम मोदी यही नहीं रुके। आपको जानकर खुशी होगी कि ये 2 वैक्सीन भारत ने वैक्सीन मैत्री में 100 देशों को 18.5 करोड़ डोज पहुंचाई है और 48 देशों को 2.5 करोड़ वैक्सीन मुफ्त पहुंचाई गई है।
भारत अब मांगने लेने वाला नहीं, देने वाला भारत बन गया है और ये है अंतर जिसे हमें याद रखना चाहिए। दोस्तों रुक करते हैं। विदेश मंत्री जयशंकर की चीन को दो टूक, कहा अब इतिहास का गुलाम नहीं रहा भारत, वीटो पावर को लेकर कही ये बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, यूरोप अमेरिका जैसे देशों को आईना दिखाने वाले विदेश मंत्री जयशंकर ने इस बार चीन को घेरा है। उन्होंने इशारों में चीन को कह दिया है कि भारत अपने इतिहास की झिझक से बाहर निकल चुका है और इस देश की सीमाई क्षेत्रों को एक तरफा रूप से बदलने की चीन की विस्तारवादी नीति उसके लिए खतरनाक साबित होगी। इसी के साथ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिना चीन का नाम लिए कहा कि किसी भी देश द्वारा ऐसी कोशिश पर वैसी ही प्रतिक्रिया दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत यथास्थिति में एक तरफा बदलाव करने के किसी प्रयास को कभी स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने आगे कहा कि और अगर ऐसा होता है तो हम भीषण रूप से प्रतिक्रिया देंगे। वीटो पावर को लेकर भी उन्होंने तंज कसा है। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में जयशंकर ने विदेशी राजनयिकों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर कुछ देशों को ऐसा लगता है कि वो वीटो का प्रयोग करके किसी भी मुद्दे को अपने पक्ष में और भारत के विपक्ष में मोड़ लेंगे तो वो भ्रम में हैं। हम इतिहास की झिझक से बाहर निकल गए हैं और हम किसी को भी अपने विकल्पों को वीटो करने की अनुमति नहीं देंगे। इतिहास का गुलाम नहीं रहा भारत। कुछ कड़े और बड़े बयान दिए हैं देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नुपुर शर्मा विवाद पर डच सांसद गेट विल्डर्स ने मुस्लिम देशों को लगाई फटकार, कहा भाड़ में जाओ। जी हाँ दोस्तों, नुपुर शर्मा फिलहाल पूरी दुनिया इसी नाम के बारे में बात कर रही है। बीजेपी से निष्कासित नेता और पूर्व प्रवक्ता की चारों तरफ आलोचना हो रही है। पिछले दिनों एक टीवी डिबेट के दौरान नुपुर ने पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी की जो इस वक्त विवादों का केंद्र बनी हुई है। जैसे ये बयान भारत से बाहर गया, तमाम इस्लामिक और अरब देश इसकी निंदा करने लगे। वह देश भी भारत की आलोचना कर रहे हैं जिनको अपने मुल्क में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और मानवाधिकार उल्लंघन का एक लंबा इतिहास रहा है। हद तो तब हो गई जब तालिबान भी इस भीड़ का हिस्सा बन गया, लेकिन इस भीड़ के जवाब में कुछ लोग नुपुर शर्मा के साथ पूरी तरह से खड़े दिखाई दे रहे हैं। इनमें सबसे पहला नाम नीदरलैंड के सांसद गेट विल्डर्स का है। वो लगातार मुखर होकर नुपुर शर्मा का बचाव कर रहे हैं और इस्लामिक देशों को कड़े शब्दों में फटकार लगा रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि पैगंबर मामले में भारत के दावों से संतुष्ट हुई ईरान, क्यों सुर्खियों में आए संकट मोचक अजीत डोभाल। ये आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद विवाद मामले में एक बार फिर भारतीय कूटनीति का लोहा पूरी दुनिया ने माना है। बता दें कि इस विवाद के चलते खाड़ी देशों में भारत के प्रति नाराजगी है। खासकर भारत के मित्र सऊदी अरब और ईरान ने भी पैगंबर मामले में अपनी आपत्ति जताई है। ऐसे में भारत आए ईरानी विदेश मंत्री ने भारत के स्टैंड पर अपनी सहमति जताई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ईरानी विदेश मंत्री के इस स्टैंड का श्रेय अजीत डोभाल और ईरानी विदेश मंत्री की वार्ता को जाता है। आखिर भारत ने ये बड़ी सफलता कैसे हासिल की और इस सफलता के पीछे किसका योगदान है, भारत के लिए क्यों ज़रूरी है खाड़ी देश। इसके साथ ये जानेंगे कि ईरान और भारत के बीच किस तरह के रिश्ते हैं। इन सारे मसलों पर विशेषज्ञों की क्या राय है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विदेश मामले के जानकार प्रोफेसर हर्ष बी पंत का कहना है कि पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी से खफा ईरान के दृष्टिकोण में बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों में ईरान उन मुल्कों में शामिल है जिसने पैगंबर मामले में सख्त प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा कि इसकी बड़ी वजह भारत की कूटनीतिक रणनीति रही है। भारत की यात्रा पर आए ईरानी विदेश मंत्री को भारत ये समझाने में पूरी तरह से सफल रहा है कि इसकी भरपाई कर दी गई है और इसके साथ ही भारत ने ईरानी विदेश मंत्री को इस बात से आश्वस्त किया कि भारत में अल्पसंख्यक समुदाय पूरी तरह से सुरक्षित है, उनके मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। और आपको बता दें कि भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का इसमें बड़ा रोल है। ऐसी चर्चा है कि अजीत डोभाल ने इसमें सक्रिय भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि मोदी सरकार के लिए अजीत डोभाल एक संकट मोचक की भूमिका में रहे हैं। विषम परिस्थितियों में और विशेष मिशन में मोदी सरकार उनको उतारती है। संयोग से हर बार परिणाम भी उनके पक्ष में रहते हैं। पैगंबर मोहम्मद का मामला भी भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। इससे खाड़ी देशों में जबरदस्त नाराजगी है। ऐसे में भारत खाड़ी देशों के अपने मित्रों को नाराज नहीं कर सकता। भारत के लिए ये एक गंभीर विषय है, इसलिए मोदी सरकार ने डैमेज कंट्रोल के लिए सभी मोर्चों को सक्रिय कर दिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इमरान खान का ऐलान, पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन जल्द, सेना ने दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों,
आपको बता दें कि पाकिस्तान में उथल पुथल मची हुई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि वो अगले कुछ दिनों में पाकिस्तान के इतिहास में सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन की तारीख को अंतिम रूप देंगे। उधर पाकिस्तानी सेना ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तानी सेना ने चेताया है कि वो सैन्य नेतृत्व के खिलाफ गलत आरोप लगाने और झूठी बात करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। इमरान को सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद सेना की आलोचनाओं के बीच पाकिस्तानी सेना का ये बड़ा बयान सामने आया है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान में लगातार सियासी उठक-पटक जारी है और सत्ता परिवर्तन के लिए विपक्षी नेता शहबाज शरीफ की मदद करने की हिदायत सेना ने दी थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बातचीत से जल्द हल करेंगे सीमा विवाद, लद्दाख में सैन्य तैयारी वाले यूएस जनरल के दावे पर भड़का चीन। जी हां दोस्तों, चीन ने अमेरिका के टॉप मिलिट्री जनरल के लद्दाख को लेकर किए गए दावे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और चीन के पास बातचीत के जरिए सीमा मुद्दे को ठीक से हल करने की इच्छा और क्षमता है। चीन ने अमेरिका पर आग में घी डालने और क्षेत्रीय शांति को भंग करने का आरोप भी लगाया। बीजिंग ने दावा किया कि भारत चीन सीमा पर सैन्य गतिरोध स्थिर हो रहा है। दरअसल एक दिन पहले ही अमेरिकी सेना के प्रशांत क्षेत्र के कमांडिंग जनरल चार्ल्स ए फ्लिन ने कहा था कि लद्दाख में भारत से लगती सीमा के निकट चीन द्वारा कुछ रक्षा बुनियादी ढांचे स्थापित किया जाना चिंताजनक है और इस क्षेत्र में चीनी गतिविधियां आंख खोलने वाली हैं। बीजिंग में एक नियमित मीडिया ब्रीफिंग में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ये सीमा मुद्दा चीन और भारत के बीच है। दोनों पक्षों के पास बातचीत के माध्यम से इस मुद्दे को ठीक से हल करने की इच्छा और क्षमता है। उन्होंने कहा कि कुछ अमेरिकी अधिकारी आग में घी डालने और उंगलियां उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक घृणित कार्य है और हमें उम्मीद है कि वो क्षेत्रीय शांति और स्थिरता में योगदान करने के लिए एक और अधिक प्रयास करेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पिछले 24 घंटे में 24 की मौत, संक्रमितों की संख्या बढ़कर 36,000 के पार। जी हाँ दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस एक बार फिर सरकार, चिकित्सा विशेषज्ञों और आम आदमी को डराने लगा है। देश में भीषण गर्मी के बीच इसके दैनिक मामले में अचानक तेजी दर्ज की जा रही है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बार फिर दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक समेत सभी राज्यों को टेस्ट, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट और चेहरे पर मास्क लगाने की अनिवार्यता और कोरोना नियमों का पालन करने का निर्देश जारी किया है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण से करीब 24 लोगों की मौत हो गई है, जबकि देश में कोरोना के कुल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 36,000 के पार पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार की सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 7,584 नए मामले दर्ज किए गए और इस दौरान कोरोना संक्रमण से करीब 24 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि पिछले 24 घंटे में 3,791 लोग संक्रमण मुक्त होकर स्वस्थ भी हो गए हैं और मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इसके साथ ही देश में कोरोना के कुल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 36,267 तक पहुंच गई है। दोस्तों रुक करते हैं